हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं 25 नवंबर के करंट अफेयर्स के बारे में। ठीक है, तो जो भी बच्चे जिनको पॉलिटिकल साइंस पसंद है, तो आज हमें पॉलिटी से संबंधित काफ़ी सारी न्यूज़ को कवर करना है, कुछ आर्टिकल्स को भी कवर करना है। एक एक करके हम सारी बातें देखेंगे एंड वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन ऑफ द डे होगा जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं आज का इम्पॉर्टेंट डे। तो 25 नवंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वीमेन। महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा हो रही है उसके लिए अवेयरनेस के लिए ये दिन मनाया जाता है और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इस दिन की शुरुआत 2000 में की थी। अब महिलाओं के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए भारत सरकार ने भी नेशनल कमीशन फॉर वीमेन बनाया है और नेशनल कमीशन फॉर वीमेन का फॉर्मेशन 1992 में हुआ था, जो कि एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। ठीक है, नाउ बात कर लेते हैं अबाउट द थीम। तो थीम है यूनाइट टू एंड डिजिटल वायलेंस अगेंस्ट ऑल वीमेन एंड गर्ल। ये आपको थीम देखने को मिल जाएगी और ये आपका एक इंपॉर्टेंट डे है, इसलिए आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं T20 ब्लाइंड वर्ल्ड कप के बारे में। ठीक है, तो T20 ब्लाइंड वर्ल्ड कप रिसेंटली खेला गया था श्रीलंका में, कोलंबो में। ठीक है, हालांकि इंडिया और श्रीलंका दोनों मिलके होस्ट कर रहे थे, लेकिन फाइनल जो मैच था वो कोलंबो में खेला गया था। एंड फाइनल मैच इंडिया एंड नेपाल के बीच में हुआ था और इंडिया की वीमेंस क्रिकेट टीम ने, जो ब्लाइंड क्रिकेट टीम है, उन्होंने नेपाल की टीम को हराया और नेपाल की टीम को हरा के इस ट्रॉफी को लिफ्ट करने का काम किया है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए T20 ब्लाइंड वर्ल्ड कप किसने जीता है, तो इंडिया की महिलाओं की टीम ने जीता है और हमारी टीम की जो कैप्टन है उनका नाम है दीपिका टीसी, जो कि कर्नाटका राज्य से बिलोंग करती है। अब एक और सक्सेस हमारे हाथ आई है, वो है आपका कबड्डी वर्ल्ड कप। कबड्डी वर्ल्ड कप खेला जा रहा था ढाका बांग्लादेश में। कहाँ हो रहा था? कबड्डी वर्ल्ड कप ढाका बांग्लादेश में हो रहा था और इंडिया की टीम ने रिसेंटली चाइनीज ताइपे टीम को डिफीट किया है और सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव ईयर इस ट्रॉफी को लिफ्ट किया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कबड्डी वर्ल्ड कप किसने जीता है, तो इंडिया की टीम ने जीता है और चाइनीज ताइपे को हराया है। और इसमें मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द वीमेंस कबड्डी वर्ल्ड कप आपको संजू देवी देखने को मिलेंगी। तो डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है कि संजू देवी जो रिसेंटली न्यूज में है वो किस खेल से संबंधित है? आंसर हो जाएगा कबड्डी। तो ये दोनों सक्सेस स्टोरी आपको याद रखनी है। अब एक और प्लेयर का नाम आपको याद रखना है, वो है लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन एक बैडमिंटन प्लेयर आपको देखने को मिलेंगे, पहले भी एग्जाम में इनका नाम पूछा गया है। रिसेंटली इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का टाइटल जीत लिया है। ठीक है, तो लक्ष्य सेन ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता है और इन्होंने जापान के प्लेयर यूशी तनाका को डिफीट करने का काम किया है। ठीक है, लक्ष्य सेन का ये 6वें नंबर का BWF वर्ल्ड टूर टाइटल था। लक्ष्य सेन जो है वो केवल सेकंड इंडियन है जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन कप जीता है या ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। इसके पहले किदाम्बी श्रीकांत, इन्होंने 2017 में ऑस्ट्रेलियन ओपन को जीता था। तो इसलिए लक्ष्य सेन का नाम भी याद रखेंगे आप और किदाम्बी श्रीकांत का नाम भी याद रखेंगे। चलिए अगला नाम आता है मैक्सिको की फातिमा वोश का। रिसेंटली मिस यूनिवर्स 2025 कंपटीशन हुआ था और मिस यूनिवर्स 2025 कहाँ पर हुआ था? थाईलैंड ने। थाईलैंड में, थाईलैंड कंट्री थी जो कि मिस यूनिवर्स के कंपटीशन को होस्ट कर रही थी और ये 74th नंबर का एडिशन था। तो अगर आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि 74th मिस यूनिवर्स का टाइटल किसने होस्ट किया, आंसर हो जाएगा थाईलैंड ने। और मिस यूनिवर्स पेजेंट 2025 का टाइटल किसने जीता है या मिस यूनिवर्स 2025 कौन है, तो आंसर हो जाएगा मैक्सिको की फातिमा वॉश। 2024 में मिस यूनिवर्स का टाइटल जीता था विक्टोरिया विक्टोरिया खेजर थिल्विंग ने, जो कि डेनमार्क की हैं और इन्होंने ही मिस यूनिवर्स 2025 का क्राउनिंग करने का काम किया है। ठीक है, इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किया था मनिका मनिका विश्वकर्मा ने और वो आपको टॉप 12 में देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे जो जज के पैनल बनाया गया था, 8 जज का पैनल था और इस पैनल में आपको सानिया नेहवाल भी देखने को मिलती है इंडिया से और ये इनका डेब्यू था। नेक्स्ट बात करते हैं मिस यूनिवर्स 2026 कहाँ पर होगा, तो कैरेबियन सी में एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है जिसका नाम है पुर्टो रिको। ठीक है, पुर्टो रिको एक छोटा सा कैरेबियन सी में आइलैंड नेशन है, वो मिस यूनिवर्स 2026 के टाइटल को होस्ट करेगा। तो ये सारी जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल बुक अवार्ड के बारे में। तो नेशनल बुक अवार्ड 2025 नेशनल बुक फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है 5 अलग अलग कैटेगरीज में, फिक्शन, नॉन फिक्शन, पोइट्री, यंग पीपल्स लिटरेचर और ट्रांसलेटेड लिटरेचर कैटेगरी में। अमेरिका के जो बेस्ट लिटरेचर होते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है। तो नेशनल बुक अवार्ड 2025 दिया गया है
और ये 76 नंबर का अवार्ड था, ये 76 नंबर का एडिशन था। इसमें $10,000 प्राइज मनी आपको देखने को मिल जाएगी। अब अलग अलग कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है, ठीक है। हम कुछ इंपॉर्टेंट कैटेगरी फिक्शन एंड नॉन फिक्शन देख लेते हैं। तो फिक्शन कैटेगरी में आपको देखने को मिल जाएंगे रबी अल मेदिन, ठीक है। रबील अल मेदिन, इन्हें फिक्शन कैटेगरी में अवार्ड मिला है और इनकी जो बुक थी उसका नाम है द ट्रू ट्रू स्टोरी ऑफ राजा द गुलिबिल, ठीक है। और अगर हम नॉन फिक्शन कैटेगरी में देखेंगे तो ओमर अल अकाद है, इन्हें दिया गया है वन डे एवरीवन विल हैव ऑलवेज बीन अगेंस्ट दिस, ठीक है। बाकी आपको अलग अलग कैटेगरी याद रखने की जरूरत नहीं है, याद रखना है कि अमेरिका के लिटरेचर को ये अवार्ड दिया जाता है। अब अमेरिका की जब बातें हो रही हैं तो एक और नाम काफी ज्यादा सुर्खियों में है, चर्चा में है, और वो नाम है सर्जियो गौर का। सर्जियो गौर को अमेरिका ने इंडिया में नया एम्बेसडर बनाया है। तो यूएस एम्बेसडर टू इंडिया, अमेरिका का भारत में राजदूत कौन बने हैं? सर्जियो गौर बने हैं। एंड दिस इज 7 स्टार क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अगला नाम आता है शेख नशीर अल नोबिस का, ठीक है। अभी शेख नसीर है और ये पहली महिला बन चुकी हैं जो यूएन टूरिज्म को लीड कर रही हैं, ठीक है। तो जेंडर इक्वलिटी के लिए इन्होंने काम किया है और ग्लोबल टूरिज्म सेक्टर में काम किया है, इसलिए शेख नसीर को पहली महिला है जो यूएन टूरिज्म को लीड करने वाली है। इनका टेन्योर जनवरी 2026 से शुरू होगा, वो भी 4 सालों के लिए, ठीक है। डन। नेक्स्ट अगला नाम आता है रक्षित रक्षित हरगेव का, ठीक है। रक्षित हरगेव, इन्हें ब्रिटेनिया इंडिया या ब्रिटेनिया इंडस्ट्री का नया डायरेक्टर एंड सीईओ बनाया गया है, ठीक है। तो ब्रिटेनिया इंडस्ट्री के नए सीईओ और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर 15 दिसंबर 2025 से कौन होंगे? रक्षित हरगेव होंगे। ब्रिटेनिया इंडस्ट्री का फॉर्मेशन 1892 में 1892 में हुआ था। बिस्किट वगैरह के लिए, बेकरी आइटम के लिए ब्रिटेनिया जाना जाता है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं टाटा ट्रस्ट के बारे में। तो टाटा ट्रस्ट के नए ट्रस्टी अपॉइंट किए गए हैं और नए ट्रस्टी हैं, पहला नाम आता है नेवली टाटा और दूसरा है भास्कर भट्ट। तो टाटा ट्रस्ट के द्वारा नेवल टाटा, जो कि सन है चेयरमैन ऑफ नोएल टाटा के, और एग्जीक्यूटिव भास्कर भट्ट को ट्रस्टी बनाया है सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट का, ठीक है। तो अगर आपको पूछा जाए तो ये याद रखना है, क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लाई था कि कोई भी एनजीओ है, कोई भी ट्रस्ट है, तो उसके ट्रस्टी जो है वो लाइफ टाइम के लिए ट्रस्टी नहीं रहेंगे, ठीक है। इनको आपको लिमिट करना पड़ेगा और ट्रस्टी को फिर 3 साल के बाद चेंज करना पड़ेगा। तो उसी के अंतर्गत, मतलब महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो नियम है उसी के अंतर्गत टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टीज बनाए गए हैं, ठीक है। अगला नाम आता है शैलेश चंद्रा का और ये पहले इंडियन है जो OICA को लीड करेंगे। अब OICA क्या है? ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डेस्क कंस्ट्रक्शन ऑटोमोबाइल। तो हमारे पूरे वर्ल्ड में जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, ऑटोमोबाइल कंपनीज है, इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनीज है, उनका जो रिप्रेजेंटिंग बॉडी है, जो उनकी इंटरनेशनल बॉडी है, वो OICA है। जैसे ये कोई मामला है, किसी मामला को आपको यूनाइटेड नेशन में ऑटोमोबाइल से संबंधित है वो लेके जाना है, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप का कोई मामला है, मतलब कोई मामला ऑटोमोबाइल से संबंधित लेके जाना है, तो उसका रिप्रेजेंटेटिव बॉडी आपको ये देखने को मिलेगा। और इसे लीड कर रहे हैं शैलेश चंद्र। शैलेश चंद्र मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ आपको देखने को मिलेंगे टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल एंड टाटा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के, और ये पहले इंडियन है जो ग्लोबल ऑटोमेकर बॉडी को रिप्रेजेंट करने वाले हैं, ठीक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन थे। अब हमें पॉलिटिकल साइंस पे और देश दुनिया की दूसरी बातों पर डिस्कस करना है। डिस्कशन करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि वो बच्चे जो कि अपकमिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और करंट अफेयर्स स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो पहली चीज़ तो लिंक को शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, वो सभी फ्रेंड जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और दूसरी बात, पूजा जन क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। वहाँ पर आपको पेड नोट वाले सेगमेंट में ये सारी मैगजीन्स मिल जाएंगी, 1 साल की वैलिडिटी के साथ है, प्रिंटेबल फॉर्मेट में है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। और मेरी गारंटी है कि 90% 95% आपके जो क्वेश्चंस हैं इन्हीं मैगजीन से आने वाले हैं एग्जाम में, ठीक है। डन। और आज की क्लास की PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी एंड टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे देश के फूड ग्रेन प्रोडक्शन के बारे में। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं कि 2024-25 में भारत में फसलों का उत्पादन या वीट का उत्पादन कितना है, कॉटन का उत्पादन क्या है, पल्सेस का उत्पादन क्या है, ऐसे क्वेश्चन जनरली स्टेट एग्जाम में आते हैं, राइट।
तो हम बात कर रहे हैं इंडिया के फूड गेन प्रोडक्शन के बारे में 2024-25 में। तो हमारे जो एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने इस डेटा को रिवील किया है और इसमें बताया गया है कि 2024-25 में हमारे देश में जो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन है, फूड ग्रेन की जो हार्वेस्टिंग है वो इंक्रीज हुई है। ठीक है, 2024-25 में हमारे देश में जो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन है वो 353.73 मिलियन टन आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको ये टोटल फूड ग्रेन का प्रोडक्शन याद रखना है। ठीक है, 357.73 मिलियन टन। अगर हम बात करते हैं राइस का तो 1500 लाख टन है और वीट का लगभग 1179 लाख टन आपको वीट का प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। फिर आपको दालों का याद रखना है, 256 लाख टन है। मोटा अनाज श्री अन्न 185 लाख टन है। ठीक है, कॉटन का 297 लाख बेल्स आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है जो आपको याद रखना है, स्टेट एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। अभी आपका जो एफएसओ का एग्जाम होने वाला है वहां भी आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं G20 समिट के बारे में। तो G20 समिट होस्ट कर रहा है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में G20 की समिट हो रही है, जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री भी पार्टिसिपेट कर रहे थे। अब यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और कनाडा ने मिलके ACITI टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप की है। मतलब ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पार्टनरशिप। ठीक है, इसके जरिए क्या करेंगे, एक तो सप्लाई चेन, ग्लोबल सप्लाई चेन तैयार करेंगे, पॉलिसी बनाएंगे किस तरीके से नेट कार्बन एमिशन हमें जीरो करना है। ठीक है, सिक्योर सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम पे काम करेंगे। तो ACITI ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया इनोवेशन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पार्टनरशिप है, तीनों देशों के बीच में G20 समिट के दौरान की गई है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन 131st अमेंडमेंट बिल। हालांकि अभी बहुत ज़्यादा इस पे लोग बातें कर रहे थे, पंजाब हरियाणा में बातें हो रही थी, प्रोटेस्ट हो रहे थे। और यहाँ पे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा बताया गया है अभी हमारा कोई इंटेंशन नहीं है। मतलब अभी जो विंटर सेशन शुरू होंगे, हमारे जो पार्लियामेंट का अभी विंटर सेशन शुरू होगा, उसमें इस बिल को प्रेजेंट नहीं किया जाएगा। ये क्लैरिफिकेशन रिसेंटली दिया गया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज क्लैरिफाइड दैट गवर्नमेंट विल नॉट इंट्रोड्यूस द कॉन्स्टिट्यूशनल 131st अमेंडमेंट बिल इन द अपकमिंग विंटर सीजन। बाद में हो सकता है प्रेजेंट किया जाए, लेकिन फिलहाल विंटर सीजन में तो प्रेजेंट नहीं किया जा रहा है। अब ये क्या कहता है, ये जो 131 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, वो कहता है कि जो आर्टिकल नंबर 240 है, इस आर्टिकल 240 के अंदर चंडीगढ़ को लाया जाएगा। ठीक है, बिल प्रपोज ब्रिंगिंग चंडीगढ़ अंडर द आर्टिकल 240 अंडर द प्रेसिडेंशियल रेगुलेशन। जैसे कि दूसरी यूनियन टेरिटरी है जहां पे लेजिस्लेचर नहीं है, जैसे कि अंडमान निकोबार है, दमन एंड दीव है, पौंडीचेरी है, ये हमारे देश की कुछ यूनियन टेरिटरी हैं जहां पर लेजिस्लेचर नहीं है, विधानसभा नहीं है। तो ऐसे में ये सभी यूनियन टेरिटरी आर्टिकल 280 के अंदर आती हैं। आर्टिकल 280 के अंदर आने का मतलब है यहाँ पर प्रेसिडेंशियल रूल है। यहाँ पे जो कानून व्यवस्था होगी, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, जो भी गवर्नेंस होगी, वो प्रेसिडेंट के ऑर्डर पे चलेगी, राष्ट्रपति के ऑर्डर पे चलेगी। ठीक है, तो चंडीगढ़ में फिलहाल जो यूनियन टेरिटरी है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो गवर्नर ऑफ पंजाब एज एडमिनिस्ट्रेटर काम करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि चंडीगढ़ जो है वो हरियाणा और पंजाब दोनों की कैपिटल है। और चंडीगढ़ में जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो पंजाब के गवर्नर के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किए जाते हैं। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि चंडीगढ़ को आर्टिकल 240 के अंदर लाया जाएगा। ब्रिंग चंडीगढ़ अंडर द आर्टिकल 240, इनेबल द प्रेसिडेंट टू मेक रेगुलेशन एंड लॉ। ठीक है, जैसे कि अंडमान निकोबार वगैरह में लॉ होते हैं, वैसे ही चंडीगढ़ में भी लॉ बनाए जाएंगे, इसलिए चंडीगढ़ को आर्टिकल 240 के अंदर लाने की तैयारी कर रही है। ठीक है, इसमें जो करंट पंजाब के गवर्नर है जो इसको एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, चंडीगढ़ को जो एडमिनिस्ट्रेटर है उनको हटा दिया जाएगा और नया लेफ्टिनेंट गवर्नर सरकार की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से लाया जाएगा, जिससे जो पंजाब एडमिनिस्ट्रेटिव रोल है वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो ये तैयारी में लगा हुआ है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। उसी के संबंध में आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 131st नंबर का बिल देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट आता है पंजाब से ही न्यूज है। पंजाब गवर्नमेंट पहली ऐसी गवर्नमेंट बन रही है जो डेडिकेटेड शेड्यूल कास्ट कमीशन को तैयार कर रही है। शेड्यूल कास्ट से संबंधित जो भी मैटर्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए, जो भी डिले आ रहा है कानूनी कार्रवाई में, उसे सॉल्व करने के लिए, उसे फास्ट करने के लिए।
तो पंजाब स्टेट शेड्यूल कास्ट कमीशन हैज इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड कोर्ट रूम। इंडिया का पहला डेडिकेटेड कोर्ट रूम है जो शेड्यूल कास्ट से संबंधित, उनकी कम्युनिटी से संबंधित फैसलों की सुनवाई करेगा और उनको सॉल्व करेगा। और बहुत जल्दी इसको ऑनलाइन कोर्ट में भी कन्वर्ट किया जाएगा, जिससे जो शेड्यूल कास्ट की कम्युनिटी है जो बाहर रह रही है, तो हियरिंग के लिए बार बार ना आना पड़े, फाइनेंशियल बर्डन ना हो, तो फ्यूचर में इसको ऑनलाइन कोर्ट में भी कन्वर्ट किया जाएगा। और इस कमीशन के चेयरमैन कौन होंगे? जसवीर सिंह। जसवीर सिंह आपको इस कमीशन के चेयरमैन मिलेंगे। ये पहली फैसिलिटी है जो स्टेट लेवल पे शेड्यूल कास्ट कमीशन के लिए डेडिकेटेड कोर्ट रूम लेकर आया है। और इसके अंदर जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 के जो भी केसेस हैं उनकी सुनवाई यहाँ पर की जाएगी। पंजाब की बात करें तो पंजाब के सीएम भगवत मान है। गवर्नर गुलाब चंद्र आपको मिल जाएंगे, चंडीगढ़ कैपिटल मिल जाएगी। और रिसेंटली पंजाब राज्य पहले नंबर का राज्य है जिसने भारत नेट को कंप्लीटली लागू किया है पंजाब में। और भारत नेट के अंदर हम ग्राम पंचायत लेवल पे ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं जिससे हम ई गवर्नेंस पे काम कर सकें। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में। हालांकि कुछ दिन पहले भी मैंने आपको डिस्कस किया था कि हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। नागालैंड में एक हॉर्नबिल पक्षी है, उसी के नाम से हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। कुछ समय पहले मैंने बताया था यूनाइटेड किंगडम जो है वो पार्टनर कंट्री है, इंटरनेशनल पार्टनर है हॉर्नबिल फेस्टिवल का। अब यूनाइटेड किंगडम को रिसेंटली स्विट्जरलैंड एंड आयरलैंड ने भी ज्वाइन किया है। मतलब अब हॉर्नबिल फेस्टिवल की 3 इंटरनेशनल पार्टनर कंट्री हो जाएंगी, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड एंड यूके। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड हैज ऑफिशियली अनाउंस स्विट्जरलैंड एंड आयरलैंड एज अ कंट्री पार्टनर कंट्री फॉर द हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल फेस्टिवल को फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है। 1 से लेकर 10 दिसंबर के बीच में नागालैंड में इसको सेलिब्रेट किया जाएगा। नागालैंड के चीफ मिनिस्टर नेफ्यू रियो हैं, वहां पे गवर्नर ला गणेशन आपको मिल जाएंगे, कैपिटल कोहिमा आपको देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सेज नो फिक्स टाइमलाइन फॉर गवर्नर एंड प्रेसिडेंट टू ग्रांट असेंट टू बिल। देखिएगा, जब कोई बिल आता है, बिल को कानून बनने की प्रक्रिया आप सभी को पता है। जैसे कि कोई बिल आया लोकसभा में, लोकसभा से पास होगा, राज्यसभा से पास होगा, उसके बाद वो बिल राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति जब इस बिल पे साइन करेगा तब वो कानून बनेगा। सिमिलर अगर हम राज्यों की बात करें तो कोई बिल विधानसभा में आता है, विधानसभा से पास होता है और फिर गवर्नर के पास जाता है साइन करने के लिए, और जब गवर्नर इस बिल पे साइन करते हैं तब वो कानून बनता है। लेकिन जब प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास बिल पहुंचता है तो अभी बीच में एक केस आया था, ठीक है, स्टेट तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु, स्टेट तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु, ये केस चल रहा था। और उस केस पे फैसला आया था कि कोई जब बिल गवर्नर के पास जाएगा तो गवर्नर के पास 1 महीने का समय है और राष्ट्रपति के पास 3 महीने का समय है इस बिल को साइन करने का। आप लंबे समय तक इस बिल को होल्ड नहीं कर सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, एक 5 बेंच की, मतलब 5 जजेस की एक बेंच बनाई, 5 जजेस की एक बेंच बनाई और इस जज ने फैसला लिया, नहीं ऐसा नहीं है, आप ऐसे कोई प्रेशराइज नहीं कर सकते कि कोई बिल आया है 1 महीने 3 महीने के अंदर साइन करो, गवर्नर और प्रेसिडेंट को आप बोल रहे हो। नहीं, उनके पास कई सारे काम होते हैं, वो आपके काम करने, आपके बिल पे साइन करने नहीं बैठे हैं। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया है एज सून एज पॉसिबल, मतलब जितनी जल्दी हो सके, लेकिन कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। वो कितनी जल्दी 6 महीने में भी हो सकती है, कितनी जल्दी 7 महीने में भी हो सकती है। टाइम बाउंडेशन नहीं कि 1 महीने और 3 महीने के अंदर गवर्नर और राष्ट्रपति बिल पे साइन करें। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिलीवर अ लैंडमार्क डिसीजन ruling that no fixed timeline can be imposed on the president or the state governor for granting assent to bill under the article 200 and article 201 of the constitution of India। यहाँ पे वर्ड मेंशन है as soon as possible only। तो यहाँ पे 5 जजेस की जो बेंच बनी थी उसको लीड कर रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वी आर गवई। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं जन समर्थ पोर्टल। रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के द्वारा एक जन समर्थ पोर्टल की शुरुआत की है। किसके लिए? हमारे देश के स्टार्टअप के लिए, स्टार्टअप जर्नी को और भी ज्यादा आसान बनाने के लिए। जब कोई व्यक्ति अपना नया बिजनेस शुरू करता है, स्टार्टअप शुरू करता है, तो उसको फाइनेंशियल सपोर्ट की, लोन की जरूरत होती है। अब उस लोन को लेने के लिए आपको कई सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स में चक्कर लगाने पड़ते हैं, कई सारे एप्लीकेशन देने पड़ते हैं, तो इसलिए एक सिंगल विंडो ओपन की जा रही है, स्टार्टअप कॉमन एप्लीकेशन जर्नी। तो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर काम करता है, इन्होंने स्टार्टअप कॉमन एप्लीकेशन जर्नी की शुरुआत की जिसका नाम है जन समर्थ पोर्टल। जन समर्थ पोर्टल जो है इसे लॉन्च किया है श्री एम
नागराजू ने, जो कि सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के, और इस एप्लीकेशन को डेवलप करने का काम इंडियन बैंक एसोसिएशन के द्वारा किया गया है विद पब्लिक सेक्टर बैंक अलायंस। तो इसमें क्या होगा, जन समर्थ पोर्टल के जरिए एक सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें जो स्टार्टअप है वो क्रेडिट सपोर्ट ले सकते हैं सभी पब्लिक सेक्टर बैंक से। ठीक है, तो आप इजीली एक पोर्टल के जरिए लोन अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग बैंक्स के जो भी ऑफर है कि आप लोन लेते हैं तो कितना इंटरेस्ट होगा, आप अपने ऑफर्स को कंपेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक सिंगल पोर्टल आपको मिल जाएगा। दिस इनिशिएटिव इज बैक्ड बाय मॉडल लोन स्कीम प्रोवाइडिंग लोन अप टू द 20 करोड़ रुपीज अंडर द क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप, जिसको मैनेज करता है नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे चाइना चाइना क्या कर रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कल को कोई न्यूक्लियर अटैक होता है, न्यूक्लियर डिजास्टर होता है, वॉल्केनो इरप्शन है, मेजर अर्थक्वेक आ रहा है, सुनामी आ रही है, तो ऐसे केस में ऐसी कोई सिटी तैयार की जाए जिस पर इस सभी चीज़ों का कोई इम्पैक्ट ना हो। तो इस तरीके से चाइना कंस्ट्रक्शन कर रहा है फर्स्ट न्यूक्लियर प्रूफ फ्लोटिंग आर्टिफिशियल आइलैंड। ठीक है, फर्स्ट ये फ्लोटिंग है, समुद्र में फ्लोट कर रहा है और समुद्र से काफी ऊंचाई पे, लगभग 45 मीटर की ऊंचाई पे इस आइलैंड को तैयार किया जा रहा है। ठीक है, और ये आपका न्यूक्लियर प्रूफ फ्लोटिंग आर्टिफिशियल आइलैंड होगा। तो चाइना 78,000 टन आर्टिफिशियल आइलैंड तैयार कर रहा है जो कि न्यूक्लियर ब्लास्ट की सिचुएशन पे भी खड़ा रह सकता है और ये समुद्र के ऊपर फ्लोट करता हुआ दिखाई देगा। ये मोबाइल है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो सकता है और इसमें 238 पर्सनल रह सकते हैं 4 महीने की सप्लाई के साथ। मतलब 4 महीने तक आपको इसको रीसप्लाई या रिफ्यूलिंग करने की जरूरत नहीं होगी। ये चाइना का जो फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर है उसी के साइज के बराबर आपको देखने को मिलेगा और 2028 तक ये ऑपरेशन में आ जाएगा। ये जो आइलैंड है ये हार्श ओशियन कंडीशन में रह सकता है। इसमें कैटेगरी 17 टाइफून तक को हैंडल करने की कैपेबिलिटी है। 6 से 9 मीटर हाइट तक की जो वेव्स आती है उनको हैंडल कर सकता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन के समय में ये रह सकता है। इसमें मेटा मटेरियल सैंडविच पैनल का इस्तेमाल किया है जिससे जो अर्थक्वेक की वेव्स आती हैं, जो हाई अर्थक्वेक वेव्स आती है उसको भी ये हैंडल कर सकता है। ठीक है, ये हर एक वेदर कंडीशन में आपको एक फ्लोटिंग रिसर्च फैसिलिटी की तरह काम करता हुआ दिखाई देगा। डन इतनी चीजें, और 85 मीटर इसकी आपको ब्रिथ मिलेगी, 138 मीटर की ये लेंथ आपको देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट है सैमसंग एंड यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया के द्वारा एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया गया है तमिलनाडु में, और इस नए प्रोग्राम का नाम है डिजी अरिबू। ये ठीक है, ये आपका नया प्रोग्राम है और ये जो आपके साइंस टेक्नोलॉजी फील्ड में जो भी लोग हैं, बच्चे हैं, टीचर्स हैं, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का काम करेगा। साथ ही साथ सैमसंग क्या कर रहा है, तमिलनाडु में सैमसंग इनोवेशन कैंपस प्रोग्राम लॉन्च कर रहा है जिसमें तमिलनाडु के 5,000 से ज़्यादा बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटरनेट ऑफ थिंग की जानकारी दी जाएगी। ठीक है, अंत में बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में कि 53rd नंबर के सीजेआई कौन बन गए हैं। तो आप सभी को पता होगा जस्टिस सूर्यकांत हमारे देश के 53rd नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन चुके हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 किसने जीता है, तो लक्ष्य सेन ने जीता है। एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।